हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया जबरदस्त अच्छा होंगे। प्यारे भाई, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के बहुत ज्यादा डिमांड पर आपका चहेता चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का 160 लेकर आ चुका हूँ। 160 नहीं, ये आप सभी लोगों के लिए फुल 60 है। फुल 60। फुल शॉट का मतलब इसमें पूरा चैप्टर एकदम अच्छा से कंप्लीट है विद क्वेश्चन। यानी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बने हैं या फिर बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को कराते हुए यह चैप्टर पूरी तरीके से आज हम लोग खत्म करेंगे। आपने यह चैप्टर कहीं किसी से पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर एक बार यहां से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में पूछे जाने वाला पूरा सभी प्रश्न के साथ में ये चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती का नमन करना तो बनता है। तो सभी को मेरे तरफ से सबसे पहले जय माँ सरस्वती। और मैं चाहता हूं सभी लोग, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार पूरी श्रद्धा पूर्वक माँ सरस्वती का नमन करें। संकल्प लें कि पूरे चैप्टर को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और साथ में कमेंट बॉक्स में और जी या फिर जो कॉपी वगैरह लिए हो वहाँ पे जय माँ सरस्वती लिखें। माँ सरस्वती का नाम लेकर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और हाँ भाई, आप लोग क्लास तो देख लेते हो, इतना मेहनत से क्लास को अरेंज करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लेकिन आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, क्लास को लाइक भी नहीं करते। यूट्यूब को पता ही नहीं चलता कि क्लास इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा है ना। पता भी तो चलना चाहिए। आपसे मैं केवल एक लाइक मांगता हूँ भाई। इस क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। और हाँ, एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया, ये अगर आपको 2026 बोर्ड परीक्षा में 95+ % छोड़ना है और अभी तक आपने जबरदस्त तैयारी नहीं किया है, तो मात्र 60 दिनों में तैयारी के लिए वरदान बैच आ चुका है, जिसमें चैप्टर को 160 के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। साथ साथ में आपको इसमें लाइव जो भी चैप्टर्स के 160 हैं, एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं या आए हैं, उसको कराया जा रहा है। क्लास का पीडीएफ नोट्स, टॉपर संजीवनी बुकलेट के साथ में सब चीजें कराई जा रही हैं। अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी है और चाहते हो कि सब चीजें एक साथ मिल जाए, तो एक छोटी सी फीस में आप सभी लोग यह बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग, यह नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल कर लीजिए। आपको फीस वगैरह के बारे में बता दिया जाएगा, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी है, भटकना नहीं है, टाइम पास नहीं करना है, तो आप सभी लोग इस बैच के साथ आकर अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जिसे भी ज्वाइन करना है बिना देर किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो चैप्टर हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चैप्टर का नाम क्या है भैया, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे चैप्टर का नाम है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ये चैप्टर का नाम है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती क्या है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती क्या है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आते हैं। और इस चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न, कैसे प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले इससे ही आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ में आपके एग्जाम में यहां से बहुविकल्पी विकल्पी प्रश्न आते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो आते ही नहीं है, आंकिक प्रश्न आते हैं। यही प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा और कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता है। जी हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलो अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके सब पे फतह प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है। हेडिंग डालिएगा, विद्युत चुम्बकीय
तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? देखो, वे तरंगे होती हैं जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश परस्पर लंबवत होते हैं और गमन उनके लंबवत होता है, समान कला में होते हैं, तथा ऐसे तरंगों को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, है ना। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होती है, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चे। सभी लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्यान से समझना, और बहुत ही बढ़िया क्लिप आप काट सकते हो इस विद्युत चुंबकीय तरंग से, है ना। देखो, ये आपका विद्युत तरंग है, ई वाला समझ लो। ये आपका चुंबकीय तरंग है, बी वाला ना। और इसका संचरण ये हो जाएगा जेड एक्सिस में, इसका संचरण ये हो जाएगा जेड एक्सिस में, है ना। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? देखो, जब विद्युत वेक्टर के कंपन ये हो गए, चुंबकीय वेक्टर के कंपन ये हो गए। अरे यार, ये देखो इस तरीके से, देखो ये विद्युत वेक्टर के कंपन है, ये चुंबकीय वेक्टर के कंपन है। देखो मेरी बात समझना, एक हाथ जो है, मैं किसी का सहयोग ले लूं, देखो एक हाथ, है ना। देखो मेरी बात यहां से समझना, मैं किसी को बुला रहा हूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। कौन है? कोई है यहाँ पे? सर कुछ काम कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल समझा। धवल सर काम कर रहे हैं कुछ? आइए, रत्न सर आइए, आइए आप ही हमारे साथ। सर हैं, सर को पहचान रहे हैं आप लोग। तो हमको विद्युत चुंबकीय तरंगे समझाना है सर के सहयोग से, है ना। तो सर आपको ऐसे करना है, लंबवत। हाँ, एक दूसरे के हाथ के लंबवत, है ना। हाँ, अब देखिए सर, ऐसे 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 दिख रहा है, हाँ। देखिए, अब देखिए, ये सर का मान लो ये चुंबकीय तरंग वाला है ना। इसको हम लोग चुंबकीय तरंग बी मान लेंगे। ये आपका, सर ऐसे करिए हाथ, ऐसे, हाँ। यह घड़ी वाला हाथ जो इनका है, ये वैद्युत तरंग है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। और अब सर, अगर सर ऐसे आगे की ओर जाए, तो मतलब आप समझो कि आपका यहां पर ये वैद्युत वेक्टर कंपन, ये चुंबकीय वेक्टर के कंपन, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत, और एक दूसरे के लंबवत ये गति भी कर रहा है। बात समझना आप लोग, हाँ ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ, देखो यहां पर ये वैद्युत वेक्टर के कंपन और ये चुंबकीय वेक्टर के कंपन, ठीक है। हाँ सर, ये दोनों और ऐसे चल रहा है, हाँ। आप समझो, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, है ना। वैद्युत वेक्टर कंपन, चुंबकीय वेक्टर कंपन एक दूसरे के लंबवत होता है और लंबवत गति करता है। मतलब समझ सकते हो आप लोग, एक ऐसे है और दूसरा दूसरा ऐसे है। एक देखो रिमोट है, एक आपका ये है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, है ना। और ये तीसरा आपका समझ सकते हो फोन, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, एक दूसरे के लंबवत और इसके साथ ऐसे गति कर रहा है। तो मेरे भाई, इस सभी बातों को लिखना है आपको। कैसे लिखोगे? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? देखो, वे तरंगे जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते और लंबवत होते हैं, तथा इनका संचरण एक दूसरे के लंबवत होता है ना। यानी कि विद्युत वेक्टर कंपन, चुंबकीय वेक्टर के कंपन एक दूसरे के लंबवत हैं, और संचरण मतलब ये एक दूसरे के लंबवत गति भी कर रहे हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? वह तरंगे वह तरंगे वह तरंगे, है ना, जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कलाम हो। जिसमें क्या हो? विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के सदिश, क्षेत्र के सदिश परस्पर परस्पर लंबवत तथा क्या हो? समान कला में कंपन करें, है ना। एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं तथा वे समान कला में कंपन करते हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी
आपका विद्युत तरंग ये है तो चुंबकीय तरंग इसके लंबवत और संचरण इसके एकदम लंबवत, समान कला ऐसे सोचो, है ना। और इनका संचरण, संचरण मतलब ये चलती कैसे हैं, तो चलती हैं इन दोनों के लंबवत। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के लंबवत होता है। ये पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे। संचरण इनका कैसे होता है, यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, संचरण 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 का मतलब चलन, यानी विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग चलता कैसे है ना, चलता कैसे है, एक दूसरे के संचरण जो है एक दूसरे के लंबवत होता है। संचरण जो होता है एक दूसरे के लंबवत होता है। विद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंग, सॉरी संचरण, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, संचरण जो है विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के लंबवत होता है। विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के लंबवत होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण होता है विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के लंबवत होता है ना। ठीक है, जो संचरण होता है विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के लंबवत होता है। बात समझ में आया क्या आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जी हाँ, एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यह बात आप सभी लोगों को समझ में आया है क्या। जी हाँ, क्या होता है कि एक विद्युत तरंग एक चुंबकीय तरंग, ये दोनों इसका एक दूसरे के लंबवत होंगे और इनका जो संचरण होता है एक दूसरे के लंबवत, ये संचरण होता है। संचरण जो होता है, संचरण ये क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है ना। संचरण जो होता है एक दूसरे के लंबवत होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यहां पे संचरण जो होता है एक दूसरे के लंबवत होता है ना। यानी विद्युत तरंग ऐसे चलेगा, चुंबकीय तरंग ऐसे चलेगा, तो संचरण ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, है ना। तीनों तीन दिशा में ये कह सकते हो। अगर विद्युत तरंग पूरब दिशा में जा रही है तो चुंबकीय तरंग क्या होगा, देखो आप समझना जरा। हाँ, यहां पे ध्यान दो। अगर मान लो ये आपका विद्युत तरंग जा रही है ई, है ना, तो इसके लंबवत, ये मान लो विद्युत तरंग ई जा रही थी, इसके लंबवत इधर आपका चुंबकीय तरंग हो जाएगा और इसके लंबवत इधर आपका इनका संचरण हो सकता है। इधर संचरण हो सकता है या फिर इधर संचरण हो सकता है। बात आप सभी लोगों को समझ में आई, है ना। यानी कि यहाँ पे तरंगे विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग जो है सदिश लंबवत कंपन करते तथा उनका संचरण जो होता है उनके लंबवत होता है। संचरण उनके लंबवत होता है। जैसे आप मान लो, जैसे मान लो आप हो, आपका विद्युत तरंग, आप इधर जा रहे हो, विद्युत तरंग आप हो, चुंबकीय तरंग आपका दोस्त 90 अंश के कोण पे जाएगा और आपका इन दोनों के लंबवत 90 अंश, यहां से भी 90 अंश, यहां से भी 90 अंश, इन दोनों के 90 अंश पे इसका संचरण होगा। ये दोनों मिलके साथ में चलेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके कर देना कि भैया एकदम मक्खन की तरह क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं वैद्युत धारा पे। जी हाँ, मक्खन की तरह क्लियर है। जी हाँ, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, एक बार सभी बच्चे बताएंगे यहां पर क्लियर है। हाँ, एक बार सभी बच्चे क्लियर करके बताएंगे कि जी सर समझ में आ चुका, तो हम आगे चलें। यानी कि विद्युत तरंग ऐसे चलेगा, चुंबकीय तरंग ऐसे चलेगा, इन दोनों के लंबवत आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें चलेंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं और इनके प्रमुख गुण लिखिए। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूं। अगर आपको क्वेश्चन देखना तो आपके एग्जाम में देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं तथा इनकी विशेषताएं लिखिए।
ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है आप सभी लोग एक बार बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके क्लियर हो चुका है? सभी लोग बताइएगा। और हाँ, अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख विशेषताएं की। देखो मैं एक शब्द यूज किया हूं प्रमुख, यहां पे हम आपको प्रमुख विशेषताएं ही लिखवाऊंगा, सब नहीं लिखवाऊंगा, है ना? जी हाँ, अब हेडिंग डालिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख विशेषताएं। एकदम क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, पूरा एकदम बढ़िया से चैप्टर भी तैयार हो जाएगा ना। तो यहां पे हेडिंग डालना विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं, यहां पर ये शब्द प्रमुख है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? प्रमुख मतलब एकदम इंपॉर्टेंट वाली, सब की सब विशेषता नहीं, प्रमुख मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाली विशेषता, यानी कुल विशेषता यहां पे नहीं लिखना है। हाँ, कुल विशेषता यहां पे नहीं लिखना है, केवल प्रमुख लिखना है ना, है ना, इंपॉर्टेंट लिखना है विशेषता, ठीक है। पहली विशेषता इसकी यह होती विद्युत चुंबकीय तरंगों की, चुंबकीय तरंगों की संचरण जो है विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश के परस्पर लंबवत होता है। पहली विशेषता ये लिख देना, इसकी पहली विशेषता विद्युत चुंबकीय तरंग का जो संचरण होता है, संचरण कैसे होता है बताओ? संचरण कैसे होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग चलता कैसे है बताओ? यहां पे जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। यह विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश के लंबवत चलता, लंबवत संचरण करता है, लंबवत संचरण करता है ना। पहली बात यह है विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के लंबवत संचरण करता है ना, पहली बात हो गई, है ना, है ना, पहली बात हो गई। दूसरी बात यहां पर आप सभी लोगों का यह होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग, अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग को हम शॉर्ट फॉर्म में एक शब्द लिख सकते हो, ई बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ई एम डब्ल्यू, है ना, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। ई से इलेक्ट्रिक हो जाएगा, एम से मैग्नेटिक हो जाएगा, तरंग डब्ल्यू को बी से लिख सकते हैं, यानी यहां पे ये लिख सकते हैं विद्युत, दूसरा फॉर्म विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है यह कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा होता है? यह अनुप्रस्थ तरंग होता है, यह अनुप्रस्थ तरंग होता है, होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है यह कैसा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, यह बात याद रख लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, तीसरा गुणधर्म। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है यह किसके वेग के समान होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी इज इक्वल टू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह प्रकाश का वेग होता है। 1/√, में अपसालन नाट ई नाट और म्यू नाट का वैल्यू भी यही होता है, यही वैल्यू होता है ना। 1/√, में अपसालन नाट म्यू नाट का वैल्यू भी यही होता है। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे, ये दोनों के लिए याद रखना एकदम बढ़िया से आपको।
ये याद रखना है आपको नेस्ट गुणधर्म। पहला, अगर आपको यहाँ पे नेस्ट गुणधर्म में या क्या याद रखना है आप सभी लोगों को कि अगर वैद्युत क्षेत्र ई हो, चुंबकीय क्षेत्र बी हो, प्रकाश की चाल सी हो, तो सी इज इक्वल टू ई अपान बी होता है। ये पहला गुणधर्म याद रखना, मतलब जो चौथा गुणधर्म याद रखना है। अगर तरंगों का समीकरण याद रखना, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स ओमेगा टी, वैद्युत क्षेत्र के तरंग का समीकरण होता है। बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये चुंबकीय क्षेत्र का तरंग का समीकरण होता है। इन दोनों को याद रखना, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो आप सभी लोग। अब देखो आगे अगर गुणधर्म की बात करोगे, अगर आगे आप सभी लोग गुणधर्म की बात करोगे, तो आगे गुणधर्म मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। नेक्स्ट गुणधर्म लिखना, छठवां गुणधर्म लिखना। अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले एक बात बतानी है कि आप सभी लोगों को यहां पे बताना है कि यह के को क्या बोलते हैं। फटाफट बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओमेगा को तो आपको क्या बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं क्या है, के को क्या बोलते हैं। हमें लगता है ओमेगा तो आप लोग बता लोगे, के को क्या बोलते हैं ये नहीं बता पाओगे, है ना। फटाफट बताना। चलो देखो, के को एक तरह से नियतांक कह सकते हो आप लोग। के का मान जो होता है ये किसके बराबर होता है, 2 पाई अपान लैम्डा के बराबर होता है। इसको तरंग संख्या भी बोल सकते हैं, 2 पाई अपान लैम्डा के बराबर हो सकता है। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, बताओ। ओमेगा, ओमेगा जो कि कोणीय वेग होता है, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है। हाँ, इसका वैल्यू आपके सामने 2 पाई अपान टी के बराबर होता है ना, 2 पाई अपान टी के बराबर होता है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ओमेगा कोणीय वेग होता है और टी के आप तरंग संख्या बोल सकते हो, नियतांक बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो, जो मन करे वो बोलते रहना। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, है ना। जो मन करे वो बोलते रहना, ये वैल्यू याद रख लेना लेकिन, हाँ ठीक है जी। ओमेगा क्या है प्यारे बच्चे, कोणीय वेग है। देखो कमेंट बाजी ज्यादा ना करो, आप लोगों के कमेंट पे वैसे भी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, फोकस नहीं कर रहा हूं, तो कमेंट करने की क्या ही मतलब, है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा हो गया, छठवां पॉइंट यहाँ पे, छठवां पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना कि भैया जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, इसका अपवर्तन, अपवर्तन तथा क्या होता है, परावर्तन, प्रकाश, प्रकाश की तरह होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपवर्तन परावर्तन प्रकाश की तरह होता है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन होता है, उसी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन होता है। और छठवां गुण हो गया, सतवां। देखो आपको गुणधर्म लिखने के लिए कहेगा, जो याद रखना वो रख लेना, लिख लेना वहां पे, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती। देखो आपके एक क्वेश्चन का आंसर आप कितना भी लिख सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कितना भी आप लिख सकते हो क्वेश्चन का आंसर, है ना। ठीक है, आपको यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों की इनकी विशेषताएं लिखना है। अगर 5 नंबर में लिखेगा तो आप 4 5 6 7 लिख देना, 2 नंबर पूछेगा तो 1 2 लिख देना बस, लेकिन जो याद आए वो लिख देना। तो जैसे प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह से प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए। है ना, बताओ। आठवां, आठवां पॉइंट, आठवां पॉइंट लिखना। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये तरंगे जो होता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है, परंतु फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं।
ये तरंगे अगर वैद्युत क्षेत्र में भेजें या चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगों को, है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को, है ना, तरंग जो होती है, यह तरंगे जो होती हैं ना, वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होती है, प्रभावित नहीं होती हैं, प्रभावित नहीं होती हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में भेजें चाहे चुंबकीय क्षेत्र में भेजें, कोनो प्रभाव नहीं होता है ना। के परावर्तांक नहीं होता भैया, के परावर्तांक वहां पे था, यहाँ पे नियतांक एक तरह से, है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र में भेजें या चुंबकीय क्षेत्र में, कहीं पे भी इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजें, ये प्रभावित नहीं होती हैं, और ये कोई चीज प्रभावित नहीं होती है, और हाँ प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, नहीं होती है, होती है, लेकिन एक बात याद रखना, यह जो होती हैं फोटोग्राफी, यह जो होती हैं फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं, है ना। ये क्या कर देती हैं, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, है ना। समझ में आई बात आप सभी लोगों को। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का निर्वात में ऊर्जा घनत्व, देखो 10-12 मैं लिखवा दे रहा हूं, जो याद रहेगा उस समय उसको लिख देना, ठीक है ना। 9, और सब ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछ सकता है आपसे, है ना। देखो वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व यू क्या होता है, 1/2 अपसालन नाट ई स्क्वायर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का जो है ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/2 म्यू नाट बी स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है। ये बात याद रखना, है ना। ऊर्जा घनत्व सबके लिए अलग अलग होता है, मैंने कई सारा लिखवा दिया है ना। आपको जो याद रहे एग्जाम में उसको अच्छे से लिख के आ जाना, काम हो जाएगा, ठीक है। बताओ। अच्छा, 9वां 10वां लिखना सभी लोग, है ना। अब देखो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो याद रखना, ये बात यहीं पे लिख, ये बात तो पहले लिखना चाहिए था आप लोगों को, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे होती है ना। त्वरित, त्वरित आवेश द्वारा होता है, द्वारा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति जो है त्वरित आवेश द्वारा होता है, इस पॉइंट को नेक्स्ट में रख लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो त्वरित आवेश के द्वारा होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। कोनो दिक्कत है आप सभी लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो त्वरित आवेश के द्वारा होती है, जो त्वरित आवेश होते हैं उनके द्वारा होती है, ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। जी हाँ, ये 10वां पॉइंट हम लिखने वाले थे, नहीं 10वां पॉइंट को उधर ही लिख दिया, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो आपके जिंदगी में जो भी चीजें होती है ना, सब विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही बनती हैं, तरंगों से ही होती हैं, इतना बात याद रख लेना, है ना, है ना, ठीक है। इतना जान लो, जैसे आपकी फोन पे बात हो रही है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही पॉसिबल है।
अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंटिंग सदिश लिख लेना, पॉइंटिंग 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 सदिश, है ना, पॉइंटिंग सदिश ये लिखा, पॉइंटिंग पॉइंटिंग सदिश क्या होता है? एस वेक्टर इज इक्वल टू, सूत्र होता है पॉइंटिंग सदिश का, एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0, 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये पॉइंटिंग सदिश का सूत्र होता है। ऐसे ही याद रख लेना बस, सिंपल, ये पॉइंटिंग सदिश का सूत्र होता है, इसको याद रख लेना, है ना। ये सही हो गया आप सभी लोगों के सामने, पॉइंटिंग सदिश का सूत्र होता है ना। ठीक है, और ये क्या करता, औसत मान इसका जो है तरंग की तीव्रता, परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है, दर्शाता है। इसका औसत मान जो होता है, इसका औसत मान जो होता है तरंग की तीव्रता, दिशा, तरंग की तीव्रता, दिशा तथा परिमाण को दर्शाता है, औसत मान जो होता है तरंग की तीव्रता, परिमाण तथा दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये पॉइंटिंग सदिश का मान जो होता है ना। इन सभी को याद कर लेना, लिख लेना आप सभी लोग, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसकी प्रमुख गुणधर्म लिखिए। तो क्या आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती, कैसे उत्पन्न होती है और इनके प्रमुख गुणधर्म क्या, मैंने 10-10 लिखा दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती हैं? अभी आपको मैंने लिखाया, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। अच्छा, स्थिर आवेश द्वारा इस वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश द्वारा क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चे? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा जो है ना, आपका क्या होता है यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र, और कुछ कुछ किताबों में चुंबकीय क्षेत्र, और कुछ कुछ किताबों में यह कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र। ये दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है ना, बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो, कुछ किताबों में केवल चुंबकीय क्षेत्र लिखा होता है, कुछ किताबों में वैद्युत क्षेत्र भी ऐड कर देता है गतिशील आवेश के द्वारा। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में अगर कभी पूछ ले कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किस क्वालिटी की होती हैं, कैसी होती हैं, तो क्या बताओगे? हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगे किस क्वालिटी की होती हैं बताओ। तो अनुप्रस्थ तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यह मैंने आपको बताया, देखो हर बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से, है ना। अभी दिखाऊंगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव एक स्पेशल तरीके से पूछा जाता है। अच्छा, ये बताओ जरा यहाँ पे आप सभी लोग, ये अपसालन नाट म्यू नाट का मान क्या होता है, बताइए। आपको मैंने बताया कि 1/रूट में अपसालन नाट म्यू नाट का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका देखो, म्यू नाट अपसालन नाट का मान पूछा तो इसको ऊपर कर लेते हैं, तो रूट में म्यू नाट अपसालन नाट कर लेते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों पक्षों का अगर वर्क कर लोगे तो म्यू नाट अपसालन नाट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आपके सामने चीजें पूछती हैं, ठीक है ना। चलो, अच्छा ये बताओ, जरा बताओ यहाँ पे, ये सब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है यहाँ पे। अच्छा, जरा बताना यहाँ पे सभी लोग।
ये क्वेश्चन, ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। ई क्रॉस ई वेक्टर बी वेक्टर चुंबकीय तरंगे क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तो संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होगी? बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा क्या होती है? डी बता रहे हो? डी। हाँ, डी सही है। ई क्रॉस बी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होती है? ई क्रॉस बी होती है, ये होती है ना। ई क्रॉस बी मतलब ई और बी के लंबवत होती है ना। ठीक है, ई क्रॉस बी का मतलब ही ई इंटू बी के लंबवत होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को समझ में आया बात? अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या संबंध सही होगा। हम्म बताओ, इससे कैसे प्राप्त करोगे आप? बताइए, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे बी नॉट अपान ई नॉट इज इक्वल टू सी के बराबर होता है, आप लोग जानते हो, है ना। ये किसके बराबर होता है? सी के बराबर होता है। और के इज इक्वल टू क्या जानते हो आप लोग? के इज इक्वल टू जानते हो 2 पाई अपान लैम्डा होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है या फिर 2 पाई अपान टी होता है। यही होता है आपके सामने, है ना। यही होता है ओमेगा का मान, यही होता है ना ओमेगा का मान। अब बताओ, है ना, ओमेगा का मान। अगर आप यहाँ पर ओमेगा अपान के निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान समझना, ओमेगा अपान के का मान निकालोगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या लिखो? 2 पाई एफ रखो यहाँ पे, 2 पाई अपान लैम्डा रख दो, तो क्या हो जाएगा? ध्यान समझना, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। ओमेगा अपान के का वैल्यू एफ अपान 1 अपान लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा ऊपर जाएगा तो ओमेगा अपान के का वैल्यू लैम्डा एक्स लैम्डा एफ हो जाएगा, लैम्डा एफ हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा अपान के का वैल्यू लैम्डा अपान टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपान टी लिख सकते हैं, ओमेगा अपान के का वैल्यू, है ना। लैम्डा अपान टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। है ना। और वो लैम्डा अपान टी लिख सकते हैं, या फिर आपको मैं यहाँ पर एक चीज ये भी बता सकता हूँ, या आप लोगों को नहीं पता होगा। ये भी एक समीकरण याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और इसको लैम्डा सी को लैम्डा एफ को हम लोग सी के बराबर लिखते हैं। एक सूत्र होता है सी बराबर यन लैम्डा, यही होता है। यहाँ पर यन आपकी आवृत्ति होता है, कक्षा 10 उसमें पढ़े होंगे आप लोग। आवृत्ति होता है, लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्ध्य होता है। लैम्डा यहाँ पे क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है, इज इक्वल टू सी के बराबर होता है। तो यहीं पे सी इज इक्वल टू एन लैम्डा या सी इज इक्वल टू एन लैम्डा ये सूत्र होता है, यानी इसके यहाँ पे सी लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि बी नॉट बटे ई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा बटे के लिख सकते हैं। तो यहां से गुणा करोगे तो बी नॉट के इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा ऐसा लिखा जा सकता है। बी नॉट के इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा ऐसा लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ये फार्मूला याद रखना सभी लोग, ए वाला सही होगा।
ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको देख लो, ये स्टेप समझ लो, एक तो ये फार्मूला समझ लो, एक ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, यहां से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जी सर या नो सर। हाँ, ठीक है, एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग? अच्छा, चलो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के सामने। ये सब क्वेश्चन वे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए और आप कर लोगे पहली बार में। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ना पक्का कर लोगे। ये क्वेश्चन आपके 2023 और 2022 में पूछा हुआ है। 2023 कब कब? 2023 में भी पूछा हुआ है और 2022 में भी पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे बहुत आसानी से। क्या कह रहा है? 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स दिशा में संचित हो रही है। किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र का कंपन ई नाट का वैल्यू दे रखा कितना? 6.3 जे वोल्ट मीटर है। ठीक है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का कंपन ज्ञात करना है ना? तो आपको पता है ई इज इक्वल टू बी सी होता है ना? तो यहां से B इज इक्वल टू हम लोग E अपान सी भी लिख सकते हैं। E का वैल्यू क्या है? 6.3 अपान 6 का वैल्यू 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है ना? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां से काटोगे आप सभी लोग तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2.1 गुणे 10 के पावर -8, ये हो जाएगा इतना टेस्ला हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान। आसान क्वेश्चन है, बी अपान सी से आप आराम से निकाल लिए। कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं होगा ना? ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो उड़ा दोगे ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? एक बार सभी लोग बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उड़ा दोगे ना? एकदम उड़ा के मारोगे, एकदम हवा में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसमें सी होगा। बताइए, क्लियर है? 25 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 25 जो होता है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये 25 जो होता है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना? 25 आपको क्या करने के लिए दिया है? कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, जी हाँ। ये वाला क्वेश्चन देखो आपके सामने, समतल विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसका वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना है आपके सामने? 3.0 गुणे 10 के पावर -4 वोल्ट मीटर है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी का मान ज्ञात करना है। बताओ, ये क्वेश्चन कर लोगे आप सभी लोग? देखो, उसी फार्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं जो फार्मूला मैंने आपको बताया है ना? 25 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना? आपका तो काम यहीं से हो जाएगा। देखो, चाहता तो सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए 25 मेगाहर्ट्ज दिया है, केवल कंफ्यूज करने के लिए, है ना? जरा बताना यहाँ पे, आपको पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है? ई अपान बी होता है। तो यहां से अगर बी का वैल्यू निकालना है तो बी इज इक्वल टू ई अपान सी हो जाएगा। ई का वैल्यू क्या है? 3 गुणे 10 के पावर -4 बटे बी का वैल्यू क्या है यहां पर? सी का वैल्यू कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, ये होता है।
यहां से देखो कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -12 हो जाएगा, इतना टेस्ला। ये आपका यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, है ना, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना, ये फार्मूला हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा टेस्ला, है ना, 10 के पावर -12 टेस्ला। बताओ क्लियर हो रहा है, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? चलो अब ऐसा ही आपके एग्जाम में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको न्यूमेरिकल के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं, कभी मत कहना इस चैप्टर के लिए मुझे फिर से न्यूमेरिकल कराओ। आपको एक मेरा जो वीडियो होता है 1 शॉट वीडियो ऑल इन वन होता है, आप मिला के देख लेना, जहां पे पैसा दे के पढ़ रहे होगे ना उससे बेटर कंटेंट आपको मैं देता हूं। हर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछता है सब कनेक्टेड कर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, कोणीय वेग, तरंग दैर्ध्य, ये 3-4 चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालो। देखो आपको फार्मूला पता है, E इक्वल टू सी इक्वल टू क्या, E/B होता है ना, यही होता है फार्मूला। तो यहां से B इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, B इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, E/C हो जाएगा। E का वैल्यू कितना 150 है, अपान C का वैल्यू 3 × 10 के पावर -3 × 10 के पावर 8 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 5 और ये 0, तो यहाँ पे 50 गुणे ये 8 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -8, ये हो जाएगा इतना टेस्ला, इतना टेस्ला हो जाएगा ना, इतना टेस्ला हो जाएगा, इतना टेस्ला हो जाएगा, ठीक है, इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो जाएगा। कोणीय आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो कोणीय आवृत्ति कैसे निकाला जाता है बताओ, कोणीय आवृत्ति कैसे निकाला जाता है बताओ, कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने आपको कई बार बताया सेकंड, कोणीय आवृत्ति अगर निकाल रहे हो आप लोग, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ओमेगा की इज इक्वल टू 2 गुणे पाई का वैल्यू 3.14। अच्छा आवृत्ति देखो, यही आपके सामने आवृत्ति दिया है ना, तो 50 मेगाहर्ट्ज है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 50 मेगाहर्ट्ज रखोगे तो गलत हो जाएगा, 50 में गुणे 10 के पावर 8 का गुणा कर दो ताकि ये हर्ट्ज में बदल जाए। मेगा को हर्ट्ज में बदलने के लिए 10 के पावर 8 का गुणा करना होता है, तो यहाँ पे 10 के पावर 8 का गुणा कर दो ताकि ये किस में बदल जाए, हर्ट्ज में बदल जाए, है ना, किस में बदल जाए, ये हर्ट्ज, सॉरी 10 के पावर हर्ट्ज है ना, 8 नहीं 6 होता है, 10 के पावर 6 से गुणा कर दो ताकि ये किस में बदल जाए, हर्ट्ज में बदल जाए प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 गुणे 10 के पावर 6, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, 100 गुणे 3.14 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा। 100 का गुणा करोगे तो ओमेगा का वैल्यू 314 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा, इतना इतना आपका कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान हो जाएगा, है ना, इतना रेडियन प्रति सेकेंड, इतना रेडियन प्रति सेकेंड, है ना। क्या हो गया, समझ में आई बात आप सभी लोगों को? पिछले वाले में 2 कैसे आया, अच्छा 2 कहाँ आया पिछले वाले में, 2 कहाँ आया है, 2 आया ही कहाँ है,
8 4 12 आया, 2 कहाँ आया पिछले वाले में? पिछले वाले में 2 कहाँ आया? अच्छा, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो आपको मैंने अभी अभी फार्मूला बताया, C इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, क्या आपको यहां पे अभी भी मैंने फार्मूला बताया कि C इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू क्या होता है? अभी अभी मैंने यहां पे फार्मूला बताया, देखो C इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ये एफ लैम्डा ये फार्मूला आया है। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा ये फार्मूला आया है। C इज इक्वल टू क्या आया है? एफ लैम्डा ये फार्मूला आया है ना? ठीक है, C इज इक्वल टू क्या आया है? एफ लैम्डा ये फार्मूला आया है ना? तो एफ लैम्डा यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, एफ लैम्डा रखेंगे। अच्छा, यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए C अपान एफ कर देंगे। C का वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एफ का वैल्यू क्या है? यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू क्या है आपके सामने जरा बताना। तो फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू यहाँ पे आया 50 गुणे 10⁻6 है ना? तो देखो यहाँ पे काटो, ये कट जाएगा है ना, और 3/50 गुणे 10⁸ हो जाएगा है ना? अच्छा जी सरकार, इतना हर्ट्ज आप लिख लो, ये आपका इतना तरंग दैर्ध्य, इतना मीटर तरंग दैर्ध्य है। इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व कर लो, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके सॉल्व कर देता हूँ, उतना आएगा आंसर है ना? 3/50 गुणे 10⁸ कितना मीटर आया है? इसको 10 कितना कटेगा ना, 6 कटेगा तो 2 आएगा, 10⁻2। गुणे 10⁻2 ये आएगा है ना? अच्छा, गुणे 10⁻2, ठीक है, ये हो जाएगा है ना? 10⁻2। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 के आगे 2 शून्य अपान 50, 50 दूनी 6, 6 यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पर 6 आपकी यहाँ पर आ जाएगी आपकी तरंग दैर्ध्य। तो 6 मीटर आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, 6 मीटर आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ये बात याद रखना, 6 मीटर तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? 6 मीटर इसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्लियर है। 10⁻6 कैसे आया? अच्छा, ये देखो हर्ट्स में, मेगा हर्ट्स में दिया था, ये मेगा हर्ट्स में दिया था, इसको हर्ट्स में बदलने के लिए, ये देखो यहाँ पे वैल्यू जो था ये मेगा हर्ट्स में आया था, इसको हर्ट्स में बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा करेंगे। मेगा हर्ट्स में दिया था, इसको हर्ट्स में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻6 से गुणा करेंगे है ना? हाँ, 2 पाई/टी भी होता है लैम्डा का वैल्यू, 2 पाई/टी भी होता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? बताओ, एकदम क्वेश्चन भी लग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? चलो है ना, अब आगे की ओर चलते हैं ना, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब आगे एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वह है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। इस पे भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बढ़िया बढ़िया से पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। तो हेडिंग करिएगा सभी लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या हेडिंग करना है? विद्युत चुंबकीय तरंगे ना, तरंगे। ये तो आप लोग जानते हो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते हो, लेकिन कुछ स्पेशल विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो कि नेचर में जिसका यूज, जिसका आपको जानना चाहिए। कुछ स्पेशल विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे रेडियो तरंग हो गया है ना, गामा तरंगे हो गई, एक्सरे हो गया। एक्सरे जानते हो, अगर आपको कहीं हाथ टूट जाए, कहीं पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो जिसका यूज किया जाता है वो क्या है? यह एक्सरे ही है। पराबैंगनी तरंगे हो गई, दृश्य तरंगे हो गई, जिसे आप लोग इंफ्रारेड कहते हो, या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, या ये सब कोई भी हो, माइक्रोवेव रेडिएशन हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, कोई भी तरंग हो गया है ना, ये सब चीजें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, और यही प्रश्न आपको ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लगाया है, आह रे माई,
आहरे माई VUXG, ये ट्रिक मैंने बनाया है। आहरे आह नहीं, मैंने नहीं बनाया, झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे गुरुजी ने बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था ना एलएन कोटा में, तो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था ये ट्रिक, है ना। ठीक है, तो RMI VUXG, ये आपका फार्मूला है, RMI VUXG। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अच्छा, इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से समझ लोगे। देखो, आर का मतलब क्या होता है? रेडियो वेव, रेडियो रेडियो वेव, रेडियो वेव, रेडियो तरंग। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब होता है माइक्रो, बताओ, यम का मतलब क्या होता है, बताना जरा। माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो तरंगे। आई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, बताना जरा। इंफ्रारेड, जिसे हम लोग हिंदी में औरत तरंग कहते हैं या इंफ्रारेड कहते हैं। अब देखो, कमेंट ना करो, अब मैं पढ़ाने लगा हूं तो कमेंट क्यों कर रहे हो ना। इंफ्रारेड या फिर औरत तरंग भी कहा जाता है, औरत तरंग ये कहा जाता है। भी का मतलब क्या होता है, बताना जरा एक बार सभी लोग। इंफ्रारेड औरत तरंग कहा जाता है, भी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हम्म तो दृश्य तरंग, दृश्य तरंग होता है, विजुअल यानी दृश्य तरंग, है ना, दृश्य तरंग, है ना, दृश्य तरंगे। अच्छा, व्यू का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट तरंगे, जिसमें आपका विगव्योर, VIGVIOR आता है, विगव्योर आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जिसे हम लोग इस दृश्य तरंगों को क्या बोलते हैं? प्रकाश तरंग भी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश तरंग। ठीक है, और यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, एक्स का मतलब एक्सरे होता है, जी का मतलब गामा रे होता है। ठीक है, ये तरंगे होती हैं। RMI VUXG, ठीक है, RMI VUXG यही नाम है आपका। अब देखो, अच्छा आप लोग ये बताओ जरा, रेडियो सुने हो इसमें से कितने लोग हाँ, कितने लोग रेडियो सुने हैं? रेडियो से गाना कितने लोग सुने हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे। रेडियो से गाना कितने लोग सुने हैं, बताइए एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम्म क्या रेडियो से गाना सुनते समय क्या आपका कान गल गया था, जल गया था, या कान फट गया था? क्या हुआ था जब गाना सुन रहे थे रेडियो से? नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं। हम्म, गाना सुनते समय क्या हुआ था आपके कान में, क्या प्रॉब्लम आई थी? हम्म, कान जल गया था? ओहो, कान फट गया था, ऐसा कुछ हुआ था सुनते समय? बम ब्लास्ट हो गया, या कान जल गया, या कान में कैंसर हो गया? मस्त लगा सुन के। हाँ, कुछ नहीं हुआ कान सुन के ना। तो वही बात है, देखो रेडियो जो होता है इसमें ऊर्जा बहुत ही कम होता है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा की कमी होती है। क्या होती है? ऊर्जा की कमी होती है। ऊर्जा की क्या होती है? की कमी होती है। ऊर्जा की क्या होती है? कमी होती है। ऊर्जा के कमी होने के कारण इससे आप सुनते हो कोई प्रभाव नहीं होता है। कभी आप गामा के बगल में कान रख के सुन पाओगे? नहीं पाओगे, है ना। तो यह आपका गामा हो ना, इसकी ऊर्जा में बहुत वृद्धि होती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, गामा की ऊर्जा बहुत
ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना। रेडियो की ऊर्जा बहुत ही कम होती है, गामा की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होता है। बात समझ में आया? हम्म, बताओ। यानी हम ये कह सकते हैं कि इधर से दाएं से बाएं साइड में जाते समय, है ना, इधर से इधर जाते समय ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऊर्जा में ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। अच्छा, एक लोग पूछ रहे हैं रेडियो क्या होता है गुरुजी? रेडियो गूगल करके देख लेना रेडियो क्या होता है। अच्छा, एक चीज जान लो, एक फार्मूला यहाँ पे जान लो, ऊर्जा से एक फार्मूला होता है, इससे जान लो। और इस पे क्वेश्चन पूछता है E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी अपान लैम्डा, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे न्यू जो होती है क्या होती है? न्यू यह आपकी आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति होती है। और लैम्डा जो होता है ये तरंग दैर्ध्य होता है। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है ना। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। हम्म, मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखो, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसकी आवृत्ति भी अधिक होगी, इस फार्मूले से स्पष्ट है। लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा। ये फार्मूले से स्पष्ट है कि नहीं? जिसकी ऊर्जा अधिक उसकी आवृत्ति अधिक, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा। यह फार्मूले से स्पष्ट है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो कि जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, सॉरी उसका आवृत्ति अधिक होगा और ये तरंग दैर्ध्य कम होगा? ये चीज आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? हम्म, है ना? बताओ। देखो, पढ़ते समय कमेंटबाजी मत करो, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। आप कितना भी कमेंट कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है? जब लास्ट हो जाएगा तो पूछना, तो मैं बता दूंगा। इसमें पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। जो मैं पूछ रहा हूं इसका जवाब बताओ। तो यानी अगर आपसे कहेगा कि इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है, इन तरंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है, तो किसका बताओगे आप लोग? बोलो। जिसकी ऊर्जा कम होगी तो रेडियो का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देख लो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना। इस फार्मूले से स्पष्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी, गामा तरंगों की होगी, है ना। और यहाँ पे यच जो है, अगर आपको पढ़ना है जानना है तो बचपन में कक्षा 11 में नहीं पढ़े थे तभी आज पूछ रहे हो, ये प्लांक नियतांक होता है। प्लांक नियतांक होता है। यच जो होता है ये प्लांक नियतांक होता है ना। ठीक है? और यहाँ पे सी जो है ना, ये प्रकाश की चाल है, ये भी यच प्लांक नियतांक ही है। और यहाँ पे सी जो है ये क्या है? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल है ना। ये सी जो है प्रकाश की चाल है ना। बात समझ में आई? क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है ना। अब चलो, क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको मैं दिखा देना चाहता हूं। और इस पे क्वेश्चन यही नहीं कि यहां पे पूछा जाता, बोर्ड के अलावा भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में तो पूछता ही जाता है, बोर्ड के अलावा भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। निम्नलिखित चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा? 2023-24 का प्रश्न है, इसको क्लिक करो आप सभी लोग। इसी से कर सकते हो, RMIVUXG, इसी से कर सकते हो। यानी इसका रेडियो का तरंग ऊर्जा कम होगा, इसका ऊर्जा अधिक होगा, है ना। और आपका E इज इक्वल टू फार्मूला होता है एच सी अपान लैम्डा। अब जिसकी ऊर्जा इसमें अधिक होगा उसी का तरंग दैर्ध्य कम होगा, है ना। अच्छा ये बताओ, तो इसमें गामा तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होगा, है ना। अरे सी होगा गामा तरंगों की, क्यों? गामा की ऊर्जा सबसे अधिक है,
डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैक्सिमम इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनते हैं, नीट जेई तक के यह क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बताओ। बताओ, समझ में नहीं आया? हाँ, बताओ। अब इसमें से देखो, ये RMI VUXG, बस इसे याद रखो, VUXG। इसमें एक चीज नहीं है, अल्फा तरंग किरणें नहीं है, तो अल्फा किरणें आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होंगी, है ना, सीधी सी बात है ना। इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं, इसमें अल्फा किरण है, ये मैंने कहा विद्युत चुंबकीय तरंग यही होती हैं जो होती हैं, इसमें अल्फा किरणें है ही नहीं, मतलब अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर आप फटाक से इसे दे सकते हो। अच्छा, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया तो क्या करोगे? सबसे न्यूनतम आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में? फिर आपको मैंने कहा यह RMI VUXG से आपको पता लगाना है। सबसे न्यूनतम कौन सा होगा बताओ। इसमें रेडियो है, बताओ, रेडियो है। अच्छा, इसमें देखो, रेडियो की ऊर्जा जो होता है, एनर्जी सबसे कम होती है, रेडियो की एनर्जी सबसे कम होती है, और ये गामा तरंगों की एनर्जी जो है सबसे अधिक होती है। है ना, बताओ। हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, है ना, आपको पता है। और आपको यह भी पता है कि E = मैंने इतना अच्छा ट्रिक बता दिया, इसके लिए काफी लोग याद करें, HC/λ होता है या फिर H न्यू होता है। अब यहां से अगर जिसकी ऊर्जा E न्यू अधिक होगी उसकी एनर्जी भी अधिक होगी। क्यों, बोलिए। बताइए, हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बोलिए, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी, बताओ। अच्छा, देखो, इसकी एनर्जी कम है, इसकी न्यूनतम, इसकी कम होगी, उसके बाद यम की कम होगी, यम मतलब सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स, यही हो जाएगा डी वाला। गामा की तो एनर्जी अधिक होगी ना, तो इसकी देखो, जिसकी एनर्जी अधिक होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती, गामा की तो आवृत्ति अधिक होगी, लेकिन रेडियो का आवृत्ति यहां पे कम होगी। इतना आसानी ट्रिक बताया मैंने आपको, जिसको नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना। सब कहानी आपका RMI VUXG से है। ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मैं जानता हूं, इस क्वेश्चन को करने में कुछ आपको करना भी नहीं है, बहुत ही आसानी से कर लोगे, है ना। लेकिन समस्या यहां पे आएगी, मुझे पता है कहां पे। देखो, इसको याद करने वाली समस्या आएगी। देखो, अब आपको मैं सभी तरंगे बता रहा हूं, और सभी तरंगों में यहां पे मैंने टाइप करवा रखा है इसकी तरंगदैर्घ्य की परिसर, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में तरंगदैर्घ्य की परिसर भी पूछता है, और मेरे पास इसका याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आपको रट के याद करना पड़ेगा। और आवृत्ति का परिसर क्या है यह भी आपको याद करना पड़ेगा। कैसे उत्पादित किया जाता है यह भी याद करना पड़ेगा। इसका गुण क्या होता है यह भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं करने की जरूरत है, लेकिन उपयोग कहां पे किया जाता है यह जरूर याद करना पड़ेगा। हाँ, चलो देखो, जैसे आपकी गामा तरंगे, इसकी 10⁻⁻14 से 10⁻10 मीटर तक इसकी तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति 10⁻22 से 10⁻18 तक इसकी हर्ट्ज आवृत्ति होती है। उत्पादन जो होती है परमाणुओं के नाभिक के विघटन पर उत्सर्जित होती है, परमाणुओं के नाभिक के विघटन पर उत्सर्जित होती है ना।
ठीक है, ये हो गया। अब इसका गुण क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट, इसका गुण क्या होता है, फोटोग्राफी प्लेट पर रासायनिक क्रिया, प्रदीप्त उत्पन्न करना, स्फुदीप्त उत्पन्न करना, आयनीकरण करना, विवर्तन या भेदन क्षमता अधिक होना मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, इसका गुण होता है। उपयोग कहाँ पे किया जाता है, परमाणु की संरचना बनाने में मुख्य उसका उपयोग होता है। चिकित्सा में कोशिकाओं को नष्ट करने में, मेन चीज इसका उपयोग ना कैंसर को खत्म करने में किया जाता है। कैंसर, कैंसर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कैंसर क्या होता है, देखो आज जो हम लोग बॉटल से पानी पीते हैं, जो आप लोग तला तला खाते हो, छोला समोसा चाउमीन बर्गर, इसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं और ये हमारे शरीर में जाके एक डिसऑर्डर उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हमारी कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। भगवान दुनिया में दुश्मन को भी ये रोग कैंसर ना दे। अगर आप कैंसर के हॉस्पिटल में जाओगे ना, इतना बुरा रोग। देखो कैंसर क्या होता है, दो चीज मारती है आपकी, एक तो आपकी जीने की इच्छा मार देती है जैसे ही कैंसर पता चलता है, ऊपर से आपकी जो संबंधें होती है ना, जो आपके दोस्त होते हैं, यार होते हैं, उनसे रिलेशन तोड़ देती है ना। ये दो चीजें होती हैं कैंसर की। कैंसर ये दो चीजों पे वार करती है। हाँ बुक में है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, याद किए रहोगे तो बढ़िया रहेगा। क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताना। ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में गामा रेज का उपयोग किया जाता है। और पता है, जैसे एक बड़ी सी मशीन होती है सीटी स्कैन टाइप का, अब यहाँ पे मान लो आपको कैंसर पता चल गया, यहाँ पे कैंसर है, पहले इधर से आएगी, दू 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 मारेगी, फिर इधर से मारेगी, फिर इधर से मारेगी, इस तरीके से मारती जाके, और वहां पे कैंसर के जो किरणें होती हैं उसको खत्म करती है। ठीक है, अगर किसी को कैंसर है तो उससे आप अलग मत होना, उससे बातें करते रहना, उसके साथ रहना, उसकी दुख दर्द में साथ रहना। और साथ रहोगे तो कैंसर से वो जीत सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंसर से जीत कर आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर से जीते नहीं है, मर गए हैं, है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे के बारे में तो आप लोग जानते हो, इसका तरंग दैर्ध्य देखो, तरंग दैर्ध्य 10 के पावर 13 से 10 के पावर 18 तक होता है, आवृत्ति 10 के पावर 21 से 10 के पावर 16 तक होता है। उत्पादन तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के उच्च क्रमांक से लक्ष्य होने के टकराने के बाद उत्पादन होता है। अब गामा किरण वाले सभी गुण, परंतु इसकी भेदन क्षमता थोड़ा सा गामा किरणों से कम होती है। इसकी भेदन क्षमता गामा किरणों से क्या होती है, कम होती है। और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के कोष की संरचना को पता करने में, आपकी हड्डी टूटी है कि जुड़ी है, इसको पता करने में होता है। इसको आप पीपीटी से देख लेना, लिख लेना। ठीक है, अब इतना लिखने का समय क्या ही दे, है ना, इसका यूज पढ़ना पड़ेगा, आप ये लिखवाने वाली चीज है भी नहीं। ठीक है, अब देखो पराबैंगनी तरंगे जो होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है, इसका 10 की पावर -10 से 10 की पावर -17 तक 7 तक होता है। आवृत्ति 17 से 14 तक होता है। उत्पादन कहाँ पे होता है, सूर्य के आर्क या स्पार्क या फिर निर्वात के स्पार्क या आयनीकृत गैस द्वारा उत्पादन किया जाता है। गामा किरणों की गुण में ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखो आयनीकृत गैस द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखो गुण, देखो गामा किरणों वाले सभी गुण इसमें पाया जाता है, परंतु भेदन कम होता है और विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है ना। और उपयोग अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज, अंगुली के निशानों का पता लगाने में और इन सभी चीजों में इसका उपयोग होता है। ये सब याद करना होगा, ये समझ लो कि हाँ इसका यूज कहाँ पे होता है। देखो आपको मैंने बता दिया, गामा कैंसर में होता है, रेडिएशन को मारने के लिए। एक्सरे आपको पता है हड्डी को टूटी उटी पता करने में, और ये अल्ट्रा वायलेट चीजें होती है। तो देखो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज जो होता है नकली दस्तावेज पता करने में, अंगुलियों का निशान उशान पता करने में, इस अल्ट्रा वायलेट का यूज किया जाता है। तो याद कर लो, और क्या याद, थोड़ा समझ लो, 2-3 उपयोग। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसा कैसा पूछा जाता है। अब देखो ये दृश्य वाला, दृश्य तरंगे जो होती है, ये 10 के पावर 7 से 10 के पावर -7 मीटर तक होता है। और ये बाकी ये होता है। उत्पादन कहाँ से किया जाता है देख लो आप लोग, उत्तेजित परमाणु से प्रदीप्त से उत्पादन किया, उत्पादन भी इसकी जरूरत नहीं है। गुण अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब होता है। हमारे नेत्र के तरंग दैर्ध्य के परास के संवेदनशील होता है, तो विभिन्न प्रकार के तरंग दैर्ध्य को परासों के संवेदनशील होता है। उदाहरण जैसे सर्फ अल्ट्रावायलेट तरंगों सूचित कर लेता है। अणुओं की संरचना पता करने में, परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की पता करने में इसका यूज किया जाता है। एक ही बात बताएं,
कभी आप की भूकंप आना होना होता है तो हमारे जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको पहले से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? इन्हीं की वजह से पता चलता है उनको। जैसे यहाँ पे ना सर्प को अदृश्य तरंगे जो होती पहले दिख जाती, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। ठीक है ना? बाकी सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स क्या होता है? तो माइक्रोवेव्स का रेंज देखो 10⁻³ से 10⁻1 तक होता है। दूसरी बात, आवृत्ति का परिसर 10⁻11 से 10⁻9 तक होता है। विशेष निर्वातित नलिका के दोलित धारा द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलित होती है। परावर्तन तथा ध्रुवण होता है। अपनी लघु तरंगे के कारण विमान संचालन या रेडार प्रणाली आदि में इसका उपयोग किया जाता है। रेडार में, उपग्रहों में, लंबी दूरी वाले बेतार, इन सभी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो। और रेडियो वेव्स में क्या होता है? देखो 10⁻1 से 10⁻4 के बीच होता है। ये सब रेडियो वेव्स के बारे में जानते हो। सूक्ष्म तथा दूरदर्शी संचार प्रणाली में, सेलुलर फोनों में, है ना, बैंड में उपयोग में इसका किया जाता है। ये सब इसका उपयोग है। अब रेडियो तो आप लोग जानते हो, सुनने उनने में किया जाता है, तो इतना ज्यादा इस पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो गुण मैंने पहले लिखवा रखा है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है ये भी लिखा है। इसकी विशेषता क्या होती है ये भी लिखवा रखा है। तो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, इसकी बात अलग है। ठीक है, अच्छा जी सरकार, यहाँ पे देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो, रेडियो तरंगों के उपयोग पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब रेडियो तरंग कहां कहां पे उपयोग किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। हाँ, कहां कहां पे इसका उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग का, इसके बारे में आपको बताना है। वह चार्ट अगर आप पढ़े रहोगे तो बता लोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। अब देखो, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, लो जी। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, इस चैप्टर से आता। देखो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। रेडियो तरंग क्या है, इसकी आवृत्ति अधिक होती है। इसमें रेडियो तथा सूक्ष्म तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है? ये तो RMI VUXC से आप बता सकते हो, है ना, किसकी आवृत्ति अधिक होती है। उसका ट्रिक मैंने बता दिया है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एसएमएस उसमें मत करो, मैं दिखता तो सब कुछ लेकिन बोलूंगा मैं नहीं। जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने पे फोकस होता है मेरा। अब देखो, पराबैंगनी किरणें के किन्हीं दो उपयोग का लिखिए। उपयोग आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो यहां पे देखो, एक्सरे के उपयोग बताइए। दो गुण तथा उपयोग बताइए। अच्छा, गुण पूछेगा तो आप एक्सरे क्या होते हैं, भेदन क्षमता रखता है नहीं रखता, ये सब गुण हो जाएगा। उपयोग की तरह आप बता देना। चलो आगे चलते हैं। है ना, बात समझ में आई आप लोगों को? विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। ये भी क्वेश्चन कर लोगे ना। ये सब क्वेश्चन बुक का है, कर लो ना। और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लो, यही होता है क्वेश्चन अगर समझ के पढ़ने का उपाय, है ना। अब देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग है, स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक कौन सा तरंग है और सबसे कम कौन सा तरंग है, इसके नाम बताना है आपको। ये भी बता लेना आप लोग सभी लोग अच्छे से, है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो बताओ, अब लास्ट टॉपिक एक बचा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन धारा के नाम से। हम्म चलो लास्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा, विस्थापन धारा। क्या है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का? ये क्या होता है? ठीक है, देखो विस्थापन धारा क्या होता है प्यारे बच्चे, है ना, बताओ। देखो, अगर विस्थापन धारा को समझना है तो सबसे पहले हम लोग धारा को समझते हैं। ठीक, छोड़ो विस्थापन धारा को, छोड़ समझते हैं। धारा क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। और धारा दो प्रकार का होता है। धारा दो प्रकार का होता है, एक चालन धारा, दूसरा क्या होता है? विस्थापन धारा। एक क्या होता है? चालन धारा। दूसरा क्या? विस्थापन धारा। है? दो प्रकार का होता है। धारा दो प्रकार का होता है, एक चालन धारा होता है, दूसरा क्या होता है? विस्थापन धारा होता है। ठीक है, एक चालन धारा, दूसरा क्या? विस्थापन धारा। चालन धारा क्या कहलाता है? बताओ बताओ। चालक में आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होने वाला धारा है ना। ठीक है ना, उसे चालन धारा कहते हैं। चालक में आवेश प्रवाह से उत्पन्न धारा उत्पन्न धारा को क्या बोलते हैं? चालन धारा कहते हैं, है ना। चालक में आवेश के प्रवाह से उत्पन्न धारा को चालन धारा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। हम्म। अच्छा, दूसरी बात, विस्थापन धारा क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। हम्म। अच्छा, एक मिनट, एक कमेंट आप लोग। विस्थापन धारा क्या होती है? देखो, विस्थापन धारा की बात करें तो पहली बात देखो, मुक्त आकाश में, कहां पे? मुक्त आकाश में, मतलब फ्री स्पेस में, जो फ्री स्पेस होता है, मुक्त आकाश में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय या फिर चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? यह आकाश में वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय चुंबकीय ये फ्लक्स परिवर्तन से क्या होता है? उत्पन्न होता है ना। ठीक है ना, दो चीज होती है। विस्थापन धारा कैसे उत्पन्न होता है इसकी बात मैं कर लेता हूं, ध्यान से समझ लेना। देखो, ये वैद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होता, कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में देखना ध्यान से। देखो, सबसे पहली बात एक चीज यहां पे जान लो, जो ये चालन धारा होता है इसको आई सी से लिखा जाता है, विस्थापन धारा को आई डी से लिखा जाता है ना। चालन धारा को आई सी से लिखा जाता है, विस्थापन धारा को आई डी से लिखा जाता है, आई डी से लिखा जाता है ना। ये चीज है ना। ध्यान से पढ़ लो सभी प्यारे बच्चे, है ना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो सभी लोग, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। देखो, हमें यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ, विस्थापन धारा के लिए एक सर्किट बनाता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ। ये सर्किट है आपके सामने। ठीक है, ये सर्किट है और यहाँ पर क्या है? एसी वोल्टेज लगाया जा रहा है। एसी वोल्टेज यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है। और इधर ध्यान देना, इधर आपका पूरा प्लस प्लस है, इधर आपका पूरा माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये है पूरा। ठीक है, ये है पूरा। तो एसी वोल्टेज जब लगाते हैं तो इधर से जो है आईसी जाता है और इधर से आईडी बाहर निकलता है। इधर से इधर आपकी चीजें टर्न होती हैं इस तरीके से। ठीक है ना। बात समझ में आ गई सभी प्यारे बच्चों को? अच्छा जी सरकार, है
तो यहां से जो धारा यहाँ पे, यहां से समझना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये आईसी, इसमें हम लोग क्या यहाँ पे चालन धारा लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो प्लस माइनस प्लेट है, इसमें क्या होती है, एक तरह का धारा उत्पन्न हो जाता है ना। यहाँ पर एक तरह का क्या हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है, एक तरह का क्या उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है, एक तरह का धारा उत्पन्न हो जाता है, धारा, है ना। यह धारा जो होती है इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन, इसी को विस्थापन धारा कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। अच्छा, ये धारा कैसे होती है यहाँ पे, है ना। अब देखो ये जो धारा है इसे चालन धारा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री स्पेस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसके बीच में जो यहाँ पे धारा उत्पन्न हो इसको विस्थापन धारा करें। और ये धारा आप लोग महसूस भी कर सकते हो, जब हाई टेंशन तार जाता है, इस हाई टेंशन तार के आसपास देखोगे तो वहां पर भी इस तरीके का धारा उत्पन्न होती है। वहां पे अगर अंगुली लगाओ तो आपको झंझना देगा, लेकिन टच, बिना टच किए, अब देख लो जो ट्रेन चलती है, इसी धारा, ऊपर तार होता, नीचे ऐसे होके चलती है ट्रेन, ऐसे कैसे चल लेती है, क्योंकि यहां से तो कोई ना कोई धारा जो है इस ट्रेन के सिस्टम पर लग रहा है, जिसकी वजह से धारा उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पे ये दोनों आपका आईसी होगा, बीच में यहाँ पे आईडी धारा होगा, विस्थापन धारा। मेरी बात समझना, जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन देखो ऊपर तार होता है, नीचे देखो ट्रेन ऐसे होती है, ऐसे चलती है, ट्रेन के ऊपर ऐसा उठा होता है। अब ये उठा हुआ जो होता है इसमें तार में कनेक्टेड थोड़ी ना होता है, यहाँ से एक प्रेरण के द्वारा, यही विस्थापन धारा की वजह से ऐसी चीजें होती है ना। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, ठीक है। तो ये विस्थापन धारा होता है जो कि वैद्युत फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से उत्पन्न होता है ना। विस्थापन धारा क्या होता है, ये मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से उत्पन्न होता है ना। अच्छा जी सरकार, अब इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, सिग्मा अपान अपसालन नॉट होता है, सिग्मा अपान अपसालन नॉट वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है ना, ठीक है। और सिग्मा जो है यहाँ पे, सिग्मा ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। और सिग्मा का वैल्यू किसके बराबर होता है, बताओ, सिग्मा का वैल्यू किसके बराबर होता है, क्यू अपान ए के बराबर होता है, क्यू अपान ए के बराबर होता है। और यहाँ पर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए अपसालन नॉट, ये हो जाएगा ई का वैल्यू, है ना। क्यू अपान ए अपसालन नॉट, ये ई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर है सभी को, ई का वैल्यू हो जाएगा, बताओ। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे चले, बताइए। और आप लोग क्या जानते हो वैद्युत फ्लक्स के बारे में, है ना। आपको, आप जानते हो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, ई डॉट ए होता है, यही होता है वैद्युत फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ई की जगह पर ये वैल्यू रख दें समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से ना, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई की जगह पे ये रखेंगे क्यू अपान ए अपसाइलन नॉट इनटू ए होता है, ये रख दूं तो यहाँ से ए कट जाएगा, फाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपान अपसाइलन नॉट हो जाएगा ना, क्यू अपान अपसाइलन नॉट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालते हैं, क्यू का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालते हैं, फाई इंटू अपसाइलन नॉट हो जाएगा क्यू का वैल्यू, है ना। यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई इंटू अपसाइलन नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ जरा वैद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना, बताओ वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा क्या होता है, आप लोग जानते हो वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू क्या होता है, ये बताओ जरा फॉर्मूला, डी क्यू अपान डी टी होता है,
यहाँ पे हम डी क्यू अपान डी टी करेंगे, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू के यहाँ पे फाई अपसालन नाट अपान डी टी कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, विद्युत धारा आई इज इक्वल टू, यहाँ से बताओ, अपसालन नाट को बाहर निकाल लें, डी फाई अपान डी टी हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा डी फाई अपान डी टी, है ना। और यही आपकी धारा, विस्थापन धारा का सूत्र होता है। विस्थापन धारा आई डी यही होता है, क्या, अपसालन नाट डी फाई अपान डी टी, यही होता है विस्थापन धारा का सूत्र। यही आपका क्या होता है, यही आपका विस्थापन धारा होता है। विद्युत धारा किसे और कहां से, आवेश प्रवाह किधर से किधर को, अरे क्या कर लिख रहे हो भाई आप, हाँ, यह आपका विस्थापन धारा का सूत्र हो गया। हम्म, है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि विस्थापन धारा क्या है, तो बता देना कि मुक्त आकाश में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछता है कि एम्पियर का, संबंधित एम्पियर का परपति नियम का समीकरण लिखिए, तो एम्पियर का ही नहीं, मैं 3-4 समीकरण लिखवा दे रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, 3-4 समीकरण लिखवा दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट, उन्होंने जो भी आपने अभी तक पढ़ा है नियम, उस नियम को अपने शब्दों में बताया, अपने शब्दों में बताया, है ना। किसने, मैक्सवेल ने, मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार, हम्म, तो मैक्सवेल के अनुसार क्या होता है, उन्होंने 4 समीकरण दिया, और 4 समीकरण ऐसा दिया ना जो कि आपका पहले से ही दे रखा था, उसी को अपने शब्दों में लिख दिया। जैसे पहला समीकरण उन्होंने ऐसा दिया था मैक्सवेल ने, क्या, कि विद्युत का गॉस मैक्सवेल नियम, विद्युत का गॉस मैक्सवेल नियम, विद्युत का गॉस मैक्सवेल, मैक्सवेल नियम, ये है विद्युत का गॉस मैक्सवेल नियम। इसमें क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है ना। यहाँ से अगर वैद्युत फ्लक्स फाई, यहाँ से क्यू इज इक्वल लिखेंगे तो फाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, अरे हाँ, ये होता। और आप लोग ये वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये गॉस के नियम से, यानी कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और हम जानते हैं, हम लोग, क्या आप लोग भी जानते होंगे, जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ई ए कास थीटा भी होता है, ये ई डॉट ए होता है, या ई ए कास थीटा भी होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, है ना, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए या फिर ई ए कास थीटा भी होता है। तो मैं फाई का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दोगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रख दोगे, तो ई डॉट ए हो जाएगा, है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ जरा यहाँ पे। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स के संबंधित गॉस का नियम आया है ना। ये वैद्युत फ्लक्स के संबंधित किसका नियम है, गॉस का नियम है प्यारे बच्चे, है ना। देखो ये गॉस का नियम ही दोनों, देखो ये गॉस ने नियम दिया था, ये वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो, बस इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करके काम निकाल दिया, हो गया यहाँ पे इनकी कहानी खत्म, है ना। समझ रहे हो, ऐसी बात उन्होंने किया।
दूसरी बात, चुंबक के संबंधित गॉस का नियम क्या होता है? चुंबक का गॉस का नियम, बस आपको ऐसे ही लिखना, ज्यादा इसमें डिटेल मत लिखना, ठीक है। चुंबक का गॉस का नियम, ये क्या होता है? चुंबक का गॉस का नियम अगर आप देखोगे तो चुंबक का गॉस का नियम क्या होता है? समाकलन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 होता है। ये चुंबक का गॉस का नियम है, ठीक है। और तीसरा फैराडे का नियम, तीसरा जो है फैराडे का नियम है। फैराडे का नियम, ठीक है। ये फैराडे का नियम क्या बोलता है? फैराडे का नियम यह बोलता है कि, ये फैराडे का नियम क्या बोलता है? तो फैराडे का नियम यह बोलता है कि E इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू क्या होता है यहां पर? माइनस डी फाई अपान डी टी, माइनस डी फाई अपान डी टी, ये बोलता है ना? ये बोलता है, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हो कि वैद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू ई डॉट, ई इज इक्वल टू क्या होता है? समाकलन ई डॉट डीएल भी होता है, आप लोग जानते हो। तो यहां से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना? यानी माइनस डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे समाकलन ई डॉट डीएल हो जाएगा। ये नेक्स्ट समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ करना नहीं है आपका, ये फैराडे का नियम है, ये दोनों को फैराडे के नियम संबंधी मैक्सवेल का नियम है, तो यह ई डॉट डीएल इज इक्वल टू ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र या विद्युत वाहक बल ई होता है, यहाँ पे ई होता है, दोनों बराबर कर दो, काम खत्म कर दो। बस आपको इतना सा करना है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं इस पे ज्यादा समय भी नहीं देता हूँ। लास्ट नियम यहाँ पे चौथा, और चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और जितना मैंने इस चैप्टर में बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, ठीक है। एम्पियर मैक्सवेल, मैक्सवेल परिपथीय नियम, ये है एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, ये है। तो यहाँ पे क्या है? समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? म्यू नॉट आई होता है, ये होता है म्यू नॉट आई होता है। और यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे आई जो है, आई क्या है? यहाँ पे आई, यहाँ पर धारा है, और ये धारा है, यहाँ पे क्या करेंगे? धारा में हम लोग समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह पर आई सी प्लस आई डी, ये कर देंगे, है ना। करंट और विस्थापन धारा दोनों का योग कर देंगे, है ना। समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी को आई सी रहने देते हैं, और आई डी की यहाँ पर आई डी। विस्थापन धारा का सूत्र क्या होता है बताओ? विस्थापन धारा का सूत्र ये होता है ना, अपसाल नॉट डी फाई अपान डी टी, अपसाल नॉट डी फाई अपान डी टी, ये रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये समीकरण बन जाएगा। हम्म कोई दिक्कत है यहाँ पे? हम्म कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, किसी चालक तार में वैद्युत क्षेत्र नियत होने पर हो तो विस्थापन धारा शून्य होता है। यहाँ से स्पष्ट समझ सकते हो कि चालक तार में, यहाँ पे पॉइंट एक बना के मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि चालक तार में, चालक तार में विद्युत क्षेत्र अगर नियत होती है, नियत हो तो विस्थापन धारा
विस्थापन धारा शून्य होता है। विस्थापन धारा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना? बात समझ में आई आप सभी लोगों को? बताना जरा ना। ये बताओ यहाँ तक चारों समीकरण ये सब चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे ना। ठीक है चलिए, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। और आगे क्या चलना है, इस चैप्टर की खात्मा हो चुका है। एक होता है, एक प्रश्न था मैंने कहीं देखा था, अच्छा इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स हैं उसको देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो इधर पूछा गया था। जैसे आपके सामने ये न्यूमेरिकल है, इसको कैसे लगाओगे बताओ। ये न्यूमेरिकल जो बच्चा विद्युत चुम्बकी ये प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर जो भी बच्चा पढ़ा होगा, ये न्यूमेरिकल आसानी से कर सकता है, इसमें बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे ये जो समीकरण है, बस इस समीकरण की तुलना करना पड़ता है, जो मैंने स्पेशल समीकरण बताया था वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लिए, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। इसी से तुलना करना पड़ेगा। इससे अगर आप तुलना कर दोगे, इसी से अगर आप तुलना कर दोगे, इससे तुलना करने पर आपका समीकरण आ जाएगा, मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, इससे तुलना करने पर क्या हो जाएगा। देखो, इससे तुलना करने के बाद आपसे पूछा क्या है, तरंग दैर्ध्य दोलित समीकरण का विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करिए और तरंग संचरण की दिशा उल्लेख कीजिए। यानी कि यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र का समीकरण प्राप्त करना है ना। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ही आसान है, बताओ। हम्म, देखो यहां से तुलना करोगे तो ये ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा। तुलना करने पर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू बताओ, 2 × 10⁻11 तो हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू। और के एक्स है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 पाई, ये के का वैल्यू हो जाएगा। 300 पाई ये के का वैल्यू हो जाएगा, है ना, के का वैल्यू हो जाएगा। हम्म, ठीक है, 300 पाई ये के का वैल्यू हो जाएगा। अब चूंकि मुझे समीकरण चाहिए वैद्युत क्षेत्र के तरंग का समीकरण, तो मुझे वैद्युत क्षेत्र का तरंग समीकरण ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, यही होता है। तो यहां पर आपको ई नॉट का भी मान चाहिए, ओमेगा और के का भी मान चाहिए, है ना, ओमेगा और के का मान चाहिए। तो ई नॉट का मान कैसे आएगा बताओ, ई नॉट का मान कैसे आएगा। आप लोग जानते हो ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट इंटू सी होता है, बी सी। ये फार्मूला लगा दो यहाँ पे। तो बी का वैल्यू तो यहाँ से तुलना करके पता कर सकते हो कि बी का वैल्यू यही है ना। तो यहाँ से आपको ई नॉट का मान कैसे निकालोगे, बी का वैल्यू तुलना करके पता कर लोगे कि बी का वैल्यू यही है ना। ये बी का वैल्यू यहाँ पे है तो बी नॉट का वैल्यू ये है कितना, 8 × 10⁻6 है, गुणे सी का वैल्यू कितना होता है ना, 3 × 10⁻8, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये सी का वैल्यू हो जाएगा। तो ई नॉट का मान क्या हो जाएगा, 8 × 24 गुणे 10⁻, यहाँ 10⁻2 हो जाएगा, है ना। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2400 हो जाएगा, है ना। तब ये समीकरण में वैल्यू रख दो, यहाँ पे ये समीकरण में वैल्यू रख दो, ई इज इक्वल टू 2400 साइन 2 पाई 2 गुणे 2400 गुणे साइन 2 × 10⁻11 टी प्लस के 300 पाई एक्स, ये आपका वैद्युत क्षेत्र का समीकरण होगा। तो आपको इसी तरीके से ज्ञात करना होता है। ओमेगा का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, के का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, अलग क्या होगा, अलग क्या होगा, है ना, अलग क्या होगा यहाँ पे, अलग ये होगा कि ये ई नाट का वैल्यू निकालना होता है, और ई नाट इज इक्वल टू क्या होता है, बीसी। अगर मान लो कभी ये समीकरण देके ये पूछे तब पर भी यही काम करना है आपको, बीसी से आपको बी नाट का वैल्यू निकाल के रख देना है। समझ में आई बात आप सभी लोगों को, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अच्छा,
अच्छा, अब यहाँ पे पूछा है तरंग, तरंगों के संचरण की दिशा क्या होगी, ये पूछा है। तो आपको पता है किसी भी तरंग संचरण की दिशा होती है ना, क्या होती तरंग संचरण की दिशा, हमेशा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के लंबवत होती है। ये आपको पता है कि तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, समझ में आई बात आप सभी लोगों को? ना, यही बात समझ में आ गई आप लोगों को? तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के लंबवत होती है, ये तरंग संचरण की दिशा होती है यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता देना। हाँ, कोई दिक्कत है तो बता देना भाई, है ना। अच्छा, समीकरण प्राप्त हो गया, तरंग दैर्ध्य। अच्छा, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करना है, एक चीज और, तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करना है। तो तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तरंग दैर्ध्य, कभी भी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना हो, देखो पैटर्न समझो क्या करना पड़ता है, पैटर्न समझो लोगे तो आप क्वेश्चन कैसा भी आए कर लोगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सेम आएगा एग्जाम में, है ना। अच्छा, तरंग दैर्ध्य, जब भी आपको तरंग दैर्ध्य, आवर्त काल, देखो एक चीज समझ लो, आवर्त काल निकालना होता तो ओमेगा का सूत्र लगाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, ये सूत्र लगाते हैं। अगर तरंग दैर्ध्य आपको निकालना है तो तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य निकालना है तो के का सूत्र लगाओ, के तरंग संचरण जो के होता है इसका सूत्र लगाओ, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई अपॉन के हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे देखो 2 पाई अपॉन के का वैल्यू क्या यहाँ पर है, तो के का वैल्यू 300 पाई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 300 पाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1/150 यहाँ पर आएगा, कितना मीटर आएगा आपका तरंग संचरण। समझ में आया बात आप सभी लोगों को, एक बार बताइए। ये बात समझ में आया? हम्म, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? बताइए। तो इस तरीके से लैम्डा निकाल लोगे, है ना, और इस तरीके से आपको समीकरण निकालना होता है। ठीक है, और मुझे लगता है बाकी सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, निश्चित रूप से कर लोगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है फंसे तो फंसे, लेकिन कर लोगे, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। जैसे मैं कुछ हिंट दे दूं क्वेश्चन को, चलो देखो, ये क्वेश्चन का हिंट देता हूं मैं, 2025 में पूछा था ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आयाम दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया है ना। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र का आयाम तथा इतना मेगा हर्ट दिया हुआ है आपके सामने। तो देखो, समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, मुझे E0 का वैल्यू दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना दे रखा है, 120 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, तथा आवृत्ति न्यू का वैल्यू दे रखा है कितना, 50 मेगा हर्ट्ज। अच्छा, ये देखो 50 में, मैं इसमें हिंट दूंगा, क्वेश्चन पूरा नहीं लगाऊंगा, 50 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति न्यू का वैल्यू या फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो मेगा हर्ट्ज को आपको हर्ट्ज में बदलना पड़ेगा, और मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए कितना से गुणा करना पड़ता है, तो 10⁶ का गुणा करना पड़ता है, गुणे 10⁶ इतना हर्ट्ज हो जाएगा। ये न्यू या आवृत्ति एफ का वैल्यू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये देखो वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये आपका न्यू यानी न्यू का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, ई तथा बी के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए।
कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे का समीकरण क्या हो जाएगा। अच्छा, अब देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मुख्य गुणों का संक्षिप्त वर्णन करिए। मुख्य गुणों का वर्णन तो आप लोग वहीं से पढ़ लोगे, है ना, वहीं से पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको अगर वैद्युत क्षेत्र का समीकरण चाहिए तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू समीकरण क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। अच्छा जी सरकार, ओमेगा टी और ओमेगा और के का वैल्यू आपको पहले पता करना पड़ेगा, और ओमेगा का वैल्यू कैसे पता करते हैं, 2 पाई एफ करके ओमेगा का वैल्यू पता करते हैं। तो 2 पाई एफ करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, एफ यहाँ पे आवृत्ति दिया है, आ जाएगा। के का वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा। के का वैल्यू के लिए सूत्र क्या बताया था मैंने, ओमेगा अपान सी, ये के लिए सूत्र बताया था, ओमेगा अपान सी करके आप के का वैल्यू निकाल लोगे। देखो मैं लगा नहीं रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको। ओमेगा का वैल्यू निकालने के बाद ओमेगा अपान सी करके के का वैल्यू निकाल लोगे, और ई नॉट का वैल्यू दिया ही है, इसमें रख दोगे, आपका वैद्युत क्षेत्र का समीकरण आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है, देखो मैंने पूरा फार्मूला बता दिया। देखो ओमेगा का वैल्यू निकालोगे 2 पाई एफ करके, एफ का मान रख के का वैल्यू ओमेगा अपान सी करके निकालोगे, और इस समीकरण में रख दोगे, ई नॉट का वैल्यू भी, ई नॉट का वैल्यू भी सब रख दोगे, समीकरण बन जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये समीकरण कैसे निकालोगे। देखो ओमेगा का वैल्यू तो यहां से निकाले ही हो, के का वैल्यू यहां से निकाले ही हो, बी नॉट का वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा। और आपको पता है बी ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी, बी नॉट इंटू सी होता है, तो यहां से बी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट बटे सी हो जाएगा। ई नॉट बटे सी करोगे तो यहाँ पे बी नॉट का वैल्यू आ जाएगा। सी क्या है भैया, सी जो है यहाँ पे प्रकाश की चाल है, सी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। यहाँ पे बी नॉट का वैल्यू ला के यहाँ पे रख दोगे, ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। बताइए, क्लियर है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, हम्म बताइए क्वेश्चन। ई नॉट जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है, मैंने बताया ना। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे, इसमें तो आपको चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य, आपको तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए के इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा का सूत्र यूज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे के का वैल्यू 300 पाई के हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आयाम, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, देखो ये वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया है, ये वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू दिया है आपको, ई नॉट का वैल्यू दिया होता है तो बी नॉट का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, ई नॉट बटे सी होता है, ये फार्मूला आयाम निकल जाएगा। दोलित्र का, चुंबकीय क्षेत्र के दोलित्र का समीकरण बहुत ही आसान है, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, ये समीकरण होता है। तो इसमें बी नॉट का वैल्यू तो यहां से रख लोगे, जो यहां पे निकालोगे बी नॉट का वैल्यू रख देना, ओमेगा का वैल्यू ये रख देना, के का वैल्यू ये रख देना, ये दोलित्र का समीकरण बन जाएगा, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के दोलित्र का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने, ये भी हिंट दे दिया मैंने, करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में तो आप कर लोगे, ये मुझे पूरा यकीन हो गया है। आपको यकीन हुआ कि नहीं, मुझे लगता है कि इस चैप्टर के मैं सभी क्वेश्चंस को करा दिया है, जो भी आया है, जो भी आ सकता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया पूरे क्वेश्चंस को करने का। हम्म सभी बच्चे एक बार बताएंगे। जी हाँ, ठीक है। और मैंने आपको हिंट भी दे दिया दोनों क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलिए, अब ये चैप्टर हमारी तरफ से हो गया है कंप्लीट। सभी को मेरे तरफ से जय मां षष्ठी। जितना पढ़ाया हूं नोट से बार बार पढ़ के जाना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, मैं बोल दिया हूं, ठीक है। और इसके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं चैप्टर का, क्योंकि मैं पढ़ाई ही ऐसा हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो गया है, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। चलिए, तो सभी को मेरे तरफ से जय मां
सरस्वती। सभी को मेरे तरफ से जय मां सरस्वती। ठीक है, ओके, चलिए, है ना, चैप्टर खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।